क्लास 10 का ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर है। इन शॉर्ट में मैं थोड़ा बहुत करा दूंगा ताकि अब बोर्ड्स आने वाले हैं तो उसमें आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ये पढ़ना पड़ेगा कि इसमें एक्टिविटीज़ हैं कुछ, तो थोड़ी सी एक्टिविटीज़ को आपको ध्यान में कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो देखते हैं किस तरीके से है। जैसे कि एक्टिविटी है 1.1, तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ओ और ओवरऑल पहले एनसीईआरटी में पहले एक्टिविटीज़ पढ़ो आप। 1.2 की एक्टिविटी है, 1.3 की एक्टिविटी है, 1.4 की एक्टिविटी है ये आपका। तो इस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ पढ़नी है। ठीक है, ये 1.4 है। तो एक एक करके हम एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे यहाँ पर और कंसिडर करते जाएंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं। तो जो हमारी पहली एक्टिविटीज़ है वो मैग्नीशियम वायर की आती है कि किस तरीके से मैग्नीशियम को बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिमूव इन एयर एंड करेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वाश ग्लास। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से इसकी रिएक्शंस है। तो एक्टिविटी 1 है एनसीईआरटी। तो मैग्नीशियम में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम वायर को जब जलाया जाता है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस तो बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग कर दे रहे हैं हम यहाँ पे 2 Mg प्लस 2 Mg, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। और इस तरीके से जब इसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये वाइट कलर का होता है। आपने देखा होगा कोई भी ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें होती हैं जब हम उसे जलाते हैं तो वो काली पड़ जाती हैं, ब्लैक कलर की हो जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मेटल है, यानी मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल है जिसको जलाने पर वाइट हो जाता है। इसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपकी वीडियो आ जाएगी। मैग्नीशियम के वायर को ये देखो जला रहा है, ये मैग्नीशियम का वायर है और इस तरीके से इसको बर्निंग करा जा रहा है और देखना किस तरीके से ये आपका रिएक्ट करेगा और बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा। यही इसकी क्वालिटी है, ये इसलिए हमारे इस एनसीईआरटी सिलेबस में क्लास 10 में ये डाला गया है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कलर है आपका वाइट। तो वो एक बोर्ड में होता है कि आपका जब वाइट कलर का ये देखिए हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्टिविटी खत्म हुई। दूसरी एक्टिविटी देख लेते हैं हम। दूसरी एक्टिविटी आ जाती है हमारी लेड नाइट्रेट की PbNO3। थोड़े से फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब इसके जो फार्मूले हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो लेड आयोडाइड PbI अब पोटेशियम नाइट्रेट बनता है KNO3। थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस में आपकी ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये लेड नाइट्रेट है, इसकी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और ये पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, तो ये लेड आयोडाइड बनता है इसमें और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये बनाता है आपका लेड आयोडाइड और आपका बन जाएगा ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड PbI+2 की एक रिएक्शन है, इसकी वीडियो आप देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी वीडियो किधर मिलेगी आपकी। ये देखिए ये आपकी इसकी रिएक्शन है।
इसका थोड़ा सा ऐड आ रहा है, ऐड के लिए रुक जाइए। ये देखिए इस तरीके से ये आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि पोटेशियम आयोडाइड है। ये पोटेशियम आयोडाइड ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है, और ये लेड नाइट्रेट है। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आएगा तो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें जब ये दोनों को रिएक्ट कराएगा, दोनों को मिलाएगा, तो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा। यही हमारी दूसरी एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे येलो कलर बनेगा, तो येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली एक्टिविटी हमारी आ जाती है जिंक की, देखते हैं। तो जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक की आपकी जैडन प्लस H2SO4, जब हम जैडन को एक एसिड के साथ मिलाते हैं तो जैडन प्लस H2SO4, तो जैडन SO4 बनता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो जैडन SO4 बनेगा आपका, ठीक है। जैडन SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये, ठीक है। तो जिंक, जो जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो अब जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, क्या इसकी एक्टिविटी क्या है वो देख लेते हैं। तो जिंक का देख लेते हैं। ये देखिए, ये HCl है, HCl एसिड ले लो या H2SO4 ले लो, उसके साथ ये जिंक का मेटल को इसके अंदर इन्वॉल्व करने जा रहा है। तो जब जिंक डालेंगे तो देखेंगे क्या होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से जो है आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और जिंक जो है धीरे धीरे से बैंड हो रहा है या उसका डिस्टॉर्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका जो जिंक है, जिंक जो मेटल है वो उसका डिस्टॉर्शन होने लगेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीव होने लगेगी। यही इसकी एक्टिविटी है, ठीक है। और एक बात और, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग की, इसमें से कौन सी गैस निकल रही है ये कैसे पता लगाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो उसके साथ उसके पास एक माचिस की तिल्ली, जलती हुई एक माचिस की तिल्ली लेके आएंगे, तो इसमें से एक साउंड निकलता है। अगर पॉप साउंड निकल रहा है तो समझ लो वो हाइड्रोजन गैस है। देखिए इसने काट, अरे तेरे वाले कुछ दिख रहा है एक्सपेरिमेंट, यहाँ तो बड़े बड़े टुकड़े दिखते हैं पानी डाल, ठीक है, ये इसने काट दिया इसमें। अगली एक्टिविटी देख लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमारी हो गई। उसके बाद अगली एक्टिविटी हमारी आती है क्विकलाइन की, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम। सी कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ डालते हैं, वाटर फॉर्म H2O वगैरह फॉर्म हुआ, ठीक है। ये लाइन है, एक चूना पत्थर आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड इसका फार्मूला है, और इसका जो कॉमन नेम है वो इसका क्विकलाइन है, ठीक है। और जब हम इसको वाटर के साथ डालते हैं तो ये पानी को में डिस्टॉर्शन होने लगता है और पानी उबलने लगेगा, यानी कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इसमें भी क्वालिटी का स्पेशलिटी देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है
पानी जलती हुई चीज़ में जब पानी डालते हैं तो आग जो है बुझाने का काम करता है पानी, लेकिन इसको अगर पानी में डालेंगे तो उल्टा ये जलेगा और इसको बहुत ज़्यादा पानी गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और साथ में हीट मिलती है। ठीक है, और दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन, ठीक है, ये कोई भी रिएक्शंस आपकी अगर आपकी लास्ट में अगर हीट निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो हम इसे यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट निकल रही हो, हीट का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इसमें इस तरीके से ये पानी है और पानी के अंदर इसने एक क्यूक्लाइन यानी कि चूना पत्थर वाली इसमें डाल दिया है पानी में, तो वो किस तरीके से इसको रिएक्ट करेगा देखिए। है ये बड़े बड़े टुकड़े बिना बुझा हुआ चूना है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं। जब इसको पानी से मिलाते हैं तो ये पानी से रिएक्शन करने के बाद बनाता है स्लेक्ट-लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलती है हीट एनर्जी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कुल मिला के क्या होगा कि जब क्विकलाइम आपका रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो बनाता है स्लेक्ट-लाइम और लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है हीट, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन आप उबल रहा है कुछ मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और इसका एक कॉमन यूज किया जाता है जिसको पान वगैरह के साथ चूना यूज करते हैं ना, बुझा हुआ चूना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो पानी है बहुत ज़्यादा उबल रहा है, उसने जैसे ही पानी के अंदर डाला तो ये पानी के अंदर से बहुत ज़्यादा सा इवोल्यूशन होने लगा और हीट निकलने लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली एक्टिविटी हमारी आएगी जिंक की होगी और अब हमारे आती है FeSO4 की। ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, पेपर में भी ये पूछ लेता है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट है FeSO4, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। तो FeSO4 को जब हम गर्म करते हैं यानी कि हीट देते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है, ये आपका फेरस सल्फेट है। और ये फेरिक ऑक्साइड बनेगा आपका, फेरिक ऑक्साइड। स्पेलिंग थोड़ी हो सकती है वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये आपकी बैलेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एक ग्रीन कलर की क्रिस्टल्स हैं, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी है आपकी। ये प्यारे से दिखने वाले लाइट ग्रीन क्रिस्टल्स हैं फेरस सल्फेट। क्या आपको पता है इसके क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। इसका हरा कलर इसमें मौजूद पानी की वजह से होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये 7 पानी के वही मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इसके क्रिस्टल्स के बीच में फंसे होते हैं। अब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पानी के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स के रूप में क्रिस्टल से निकलकर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये वही पानी है जो कि क्रिस्टल्स में मौजूद था, सांप के बीच में फंसे होते हैं। अब जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर पानी के मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर्स के रूप में क्रिस्टल से निकलकर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में ये जो वाटर ड्रॉप्स हैं ये वही पानी है जो कि क्रिस्टल्स में मौजूद था, साथ में। ठीक है, तो इसमें ये जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और जब हम हीट देते हैं इसको तो ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, थोड़े रेड कलर के हो जाते हैं, रेडिश ब्राउन।
ठीक है, ये आपके रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। क्लियर। अगली एक्टिविटी आ जाती है हमारी, देखिए लेड नाइट्रेट की। फिर से लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है, ये सारी एक्टिविटी है NCERT की, ठीक है। तो जो गर्म करा जाता है तो आपके लेड ऑक्साइड बनता है 2Pu प्लस NO2 और ऑक्सीजन गैस रिलीव होती है, ठीक है। ये आपका लेड नाइट्रेट है, ये लेड ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये एक एक्टिविटी है। अगली एक्टिविटी दिखाते हैं आपको। लेड नाइट्रेट के बाद हमारे पास एक्टिविटी आ जाती है इलेक्ट्रोलाइसिस की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की एक्टिविटी है आपकी 2H2 प्लस जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे इसका तो 2H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। ये आपकी है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो ये आपका इसका एक डायग्राम भी आप चाहो तो बना सकते हो, इस तरीके से एक डायग्राम बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और इसको करंट लगा दिया जाता है। ये एक इलेक्ट्रोड है और एक आपका कैथोड है। ये प्लस है, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं और ये माइनस वाले को कैथोड, ठीक है। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है, ये आपका वाटर है, ठीक है, यानी कि H2, ठीक है। और इसके बाद इसके मॉलिक्यूल्स टूटने लगते हैं जब आप वाटर में जब आप करंट लगाते हैं, एनोड एंड कैथोड, एक को प्लस से एक को माइनस से जोड़ते हैं, तो माइनस वाले से में है जो H+ के आयंस निकलने लगते हैं, ठीक है। और आपके जो आपके एनोड है उसमें ऑक्सीजन के O2 माइनस के ऑक्सीजन गैस रिलीव होने लगती है, यानी कि इधर से इस साइड से ऑक्सीजन गैस रिलीव होने लगेगी और ये वाले से हाइड्रोजन गैस रिलीव होने लगती है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसका, ठीक है। शायद एक्सपेरिमेंट है मेरे पास उसका। इसमें क्या है, पहले वाटर मिलाया, वाटर के अंदर साल्ट यानी नमक मिला दिया है, देखिए। और एक इसने एक बैटरी डाली है जिसमें प्लस और माइनस दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, वो इसने दिखा रहा है। और इस तरीके से जो प्लस का है और जो माइनस का है, तो ये जो प्लस का है इसमें से ऑक्सीजन, क्योंकि अट्रैक्शन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपकी जो ऑक्सीजन गैस है ये होने लगेगी, और ये नेगेटिव चार्ज है यानी कि कैथोड है, इससे हाइड्रोजन गैस रिलीव हो रही है, ठीक है। इस तरीके से ये एक्टिविटी है जो काम कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस है, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अगली एक्टिविटी देखते हैं जो है आ जाती है आपकी AgCl की। अगर सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ठीक है, बैलेंसिंग करते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है इसमें और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, यानी कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को
सनलाइट में रखोगे, ठीक है। तो आपका सिल्वर रह जाएगा, जो कि ग्रे कलर का बन जाता है और क्लोरीन गैस रिलीव हो जाती है, ठीक है। ये आपको लगा दिया है, क्लोरीन गैस आपकी रिलीव हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी एक एक्टिविटी है जो कि आप कह सकते हो कि दिस इज द एक्टिविटी है आपकी एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है प्लस Fe, तो FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये आयरन है, एक आयरन की की डाली है, फिर सल्फेट हो गया, फिर सल्फेट और प्लस कॉपर। ये एक्टिविटी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब एक लोहे की कील डाली जाती है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर एक आयरन नेल डालेंगे, यानी कि एक कील डालेंगे उसके अंदर, तो वो रिएक्शन करने लगती है। और क्या होता है मैं एक्टिविटी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक्टिविटी इसमें शायद ठीक, ये दिखा रहा है इसमें कि ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इसने लाइक उसमें बीकर में लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये इसका एक सॉल्यूशन बनाया गया। सॉल्यूशन बनाने के बाद इसके अंदर एक कील डाल दी, कील मतलब आयरन नेल डाला है। अब धीरे धीरे ये दोनों रिएक्शंस होंगी। थोड़ी देर बाद ये देखेगा कि जो कील है उसके ऊपर कॉपर की एक लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। और जो कलर है ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन चेंज होगा धीरे धीरे, ठीक है। और इसके अंदर से जब वो कील निकालेगा तो कॉपर सॉल्यूशन जो आपका जो कलर है, आप इसको देखो पहले, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जब इसके अंदर कील डाल दी तो ये जो सॉल्यूशन है ग्रीन कलर का हो गया। और उसके बाद जो कील है, कील के ऊपर एक कॉपर लेयर चढ़ जाएगी, ठीक है। वो देख लेते हैं। ये दिखा रहा है इसमें कि इसके ये आयरन की लेयर है, लेकिन ऊपर लेयर इसके कॉपर चढ़ चुकी है। यानी कि इस रिएक्शन में कुछ ऐसा बता रहा है कि आपका जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो आयरन की लेयर है आपकी, ठीक है, ये आयरन जो है, आयरन में यही है आपकी आयरन, बट ये आयरन का रहा है, ठीक है, क्योंकि आयरन का जो था उसके ऊपर कॉपर की लेयर चढ़ चुकी है, तो वही कील है। तो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, और जो कि आपका ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। और कॉपर पे जो है, जो कील है उसके ऊपर कॉपर चढ़ रही है। आखिरी एक्टिविटी हमारी रह गई है बेरियम SO4 की, यानी बेरियम क्लोराइड की एक एक्टिविटी है हमारे पास। ये भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। BS2 प्लस Na2SO4, ये एक एक्टिविटी है कि बेरियम क्लोराइड को
जब सोडियम सल्फेट के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो आपकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो बेरियम सल्फेट बनता है, फिर BaSO4 बनेगा और NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। ये बेरियम सल्फेट है, और आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपकी कम से कम 10 एक्टिविटीज थी NCERT की जो आपने याद कर ली है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशल कुछ की पॉइंट्स हैं जो आते हैं पेपर में, वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स हैं कि जैसे कि आपको एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ कि आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े बहुत क्लियर करने होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्साइडेशन रिएक्शन, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये दो हो गया आपका। एक आ जाती है इसी के साथ जुड़ी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ और उसके कुछ एग्जांपल बताओ। इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला हम कर लेते हैं, तो देख लेते हैं आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन। तो इसकी बारे में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो which reactions are those reactions are which those reactions are which heat evolve is called exothermic reaction। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसके दो आते हैं। एक तो मैं करा चुका हूँ, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है जो कि आपकी आ जाती है,
वाटर की C6H12 O6 ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन 6O2 6H2 प्लस 6CO2 प्लस हीट या प्लस हीट ना लेके आप एनर्जी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। आपको ये याद कर लेना चाहिए। इस रिएक्शंस में आप दिस इज द रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन जो पूछ लेता है आपका, ये आती है पेपर में डायरेक्टली आपको पास एक क्वेश्चन आ जाएगा एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन। कि आप एक ऐसी रिएक्शन बताओ जो एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो। तो एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन रिलेटेड रिएक्शन ये है, ये वाला जो फार्मूला है ये आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम एंडोथर्मिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एंडोथर्मिक देख लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपकी हीट जो है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। हीट आर एब्जॉर्ब, ठीक है, in this reaction। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये हो सकता है कि जो मैं करा चुका हूँ सिल्वर क्लोराइड वाला। तो 2AgCl को जब हम सनलाइट लेते हैं, ठीक है, तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है। ये अब मैंने रिएक्शंस कराई थी, तो वो रिएक्शंस है आपकी। एक रिएक्शन ये है, दूसरी रिएक्शंस आपकी ये भी हो सकती है फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक के लिए। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक के लिए आपकी हो जाएगी 6CO2 प्लस 6H2 gives glucose C6H12O6 plus 6O2। sunlight and chlorophyll। ये आपकी रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस है कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो वो 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं और बदले में हम इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस को रिलीव करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक पार्ट पूरा हो गया। अब हमें पढ़ना था हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन विच रिएक्शन आपका विच रिएक्शन in which reaction में oxygen is removed, oxygen, addition of oxygen
ऑक्सीजन का तो एडिशन हो रहा हो या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी ऐसी रिएक्शन जिनका ऑक्सीजन एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के बाद आ जाती है हमारे रिडक्शन, ठीक है। अगला रिडक्शन का कर लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शंस जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी कि ऐसी रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, तो दिस ऐसी रिएक्शन को इज कॉल्ड, आपकी कौन सी कहलाती है, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल 2G+2, यानी ऑक्सीजन को एडिशन दिखाना है, तो ये आपका हो सकता है, ठीक है, ये 2 बैलेंस है, ठीक है। तो आपका मैग्नीशियम में ऑक्सीजन एडिशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। इसी तरीके से आप रिडक्शन दिखा सकते हो कि ऑक्सीजन का जहाँ पर रिमूवल हो रहा हो वहाँ पे आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शंस हैं जो हो गई है हमारी। 2 टॉपिक रह रहे हैं आपके, एक तो कॉजल रह गया है। कॉजल क्या होता है कि जब मैटर का डिस्ट्रक्शन होता है बाय द एटमॉस्फेयर के कारण, एटमॉस्फेयर में नमी होती है या वाटर मॉइस्चर के कारण, तो जब मैटर का डिस्ट्रक्शन होने लगता है तो ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस को कॉजल कहते हैं। शॉर्ट में मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर by the moisture and atmosphere so this process is called causal. So this process is called causal. ठीक है, ये हो गया आपका। जैसा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन जो है धीरे धीरे उसमें खराब होने लगता है, जंग लगने लगती है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक टॉपिक रह गया हमारा रेडिसिटी का, ठीक है, ठीक है, रेडिसिटी का। रेडिसिटी क्या है, जब फूड खराब होने लगता है, यहाँ पे कॉर्जन वो होता है जिसमें मेटल खराब हो रहा है, किसके कारण, मॉइस्चर के कारण, और यहाँ पे रेडिसिटी वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो खाना है, जो फूड है,
वो खराब होने लगता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि आपकी फूड में जो अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और जो फूड को खराब करने लगता है या डिस्टोरेशन होता है, तो इस प्रोसेस को रैनिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो when food is प्रोड्यूस करता है आपका अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, यानी कि वो बासी खाना हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड रैनिसिटी। ठीक है, तो ये आपका ये आइडिया है ना। ठीक है, तो रैनिसिटी इज द प्रोसेस। इसके प्रिवेंशन क्या कैसे बचा सकते हो, तो आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो लगभग ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, धीरे धीरे मैं वीडियोस को इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही हैं, उनको मैं क्लियर करूँगा, बस आप सपोर्ट आप करते हैं तो। ठीक, थैंक यू।